हुआ था जब हम लग्जमबर्ग ट्रैवल कर रहे थे, तो हम जा रहे थे, मतलब अभी बोर्ड किया था अपने प्लेन में, और अभी प्लेन रनवे पे था और मुझे चक्कर आना शुरू हो गए थे। और उस टाइम ये हुआ था कि पहली दफ़ा मेरा और मेरे हस्बैंड की सीट्स अलग थी। अली आगे बैठे हुए थे, मैं पीछे बैठी हुई थी। मैं खड़ी हो गई, जो मेरे साथ एक बच्चा था वो कहता व्हाट हैपेंड टू यू, आई वाज लाइक आई डोंट नो, आई एम एक्सपेक्टिंग, और वो बेचारा डर गया होगा बहुत ज़्यादा। हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सपैट लिविंग। और जैसे कि हमने पिछले वाली एपिसोड में आपको बताया था कि हम कुछ पॉडकास्ट स्टाइल एपिसोड्स भी शूट करेंगे, जिसमें कभी कभी हम खुद होंगे, मैं और मिनाहिल, शी इज़ नॉट हियर टुडे, बट एट टाइम्स वील हैव सम ऑनरेबल गेस्ट्स जो कि हमारे साथ यहाँ पे लोकेटेड हैं बार्सिलोना में, एंड वी वुड लव टू नो देयर एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग डिफरेंट मैटर्स। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारे साथ मौजूद हैं इज़ना, हु इज़ एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन एंड शी मूव्ड हियर अ लिटिल व्हाइल अगो। इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस एपिसोड इज़ कि ये बहुत सारे लोग इसके साथ रिलेट कर सकेंगे, बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे कि जब आप अब्रॉड होते हो एंड यू फाइनली फाइंड आउट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, सो व्हाट डू यू नीड, what to expect when you're expecting abroad. So here is Izna. Assalamu alaikum. How are you? मैं ठीक ठाक, फिर आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक. First of all, congratulations. Thank you so And Izna much. is a new mom. And अभी इनका baby almost 3 to 4 months. Ah, mashallah. That's Thank you so that's much. like such an adorable age. Yes. क्योंकि normally I hope कि आपकी थोड़ी थोड़ी sleeping routines भी बननी start हो चुकी होंगी. नींद का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। बट नहीं, हर बच्चे की एक अपनी पेस होती है. बिल्कुल. एंड डोंट वरी, इंशाल्लाह यू विल बी देयर समडे. कभी कभी यू आर एट योर मोस्ट पीक मोमेंट्स कि भाई आपको बहुत खुशी हो रही है और आप अपने बच्चे को देख रहे हैं और आप बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी आप कहते हैं यार ये क्या हो गया. ज्यादातर यही होता है, यार ये क्या हो गया. बट देन अगेन न्यूबॉर्न फेज ऑब्वियसली थोड़ा सा हार्ड होता है. बिल्कुल, बहुत हार्ड होता है. बट इंशाल्लाह you do get a hang of it slowly and gradually. तो इज़ना, आई वुड लाइक कि आप आज हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं कि जब आपको पता चला कि आप एक्सपेक्ट कर रही हैं माशाल्लाह, तो स्पेशली जब व्हेन यू आर लिविंग अब्रॉड, ठीक है, एंड यहाँ पे आपकी फैमिली नहीं थी, ठीक है, एंड मतलब क्या आपका रिएक्शन था, और वर यू नो स्केयर्ड कि क्या होगा, और बिकॉज नॉर्मली पाकिस्तान में तो ये होता है कि अम्मियाँ, दादियाँ, आपकी मदर इन लॉ होती हैं, कोई भी होता है, आपकी बड़ी सिस्टर इन लॉज होती हैं, आपकी बहनें होती हैं, वो हर चीज़ पे आपको ऑफ कोर्स कभी कभी थोड़ा अनोइंग हो जाता है. सही बात है. लेकिन वो आपको गाइड करी होती हैं. और डॉक्टर्स भी, स्पेशली अगर डॉक्टर्स, क्योंकि पाकिस्तान में वो आपसे उर्दू में बात कर रहे हैं, पंजाबी में बात कर रहे हैं, आपकी मतलब आपके लेवल पे कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे अचानक क्या हुआ जब आपको पता चला? तो डिड यू गो टू द हॉस्पिटल? क्या बेसिकली मेरे साथ हुआ ये था कि मेरी थी पाकिस्तान की फ़्लाइट. ओके. लास्ट ईयर मुझे जून में पता चला था और मेरी मई में फ़्लाइट थी. मैं पाकिस्तान चली गई, सारा अपना सामान उठा के अकेले ट्रैवल में करी थी. मैं पाकिस्तान गई और मुझे लगा मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे लगा था जेट लैग हो गया. खैर जेट लैग उतर ही नहीं रहा था. खैर फास्ट फॉरवर्ड मुझे पता चला कि आई एम एक्सपेक्टिंग, और तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे, तब वो वहाँ पे नहीं थे और मैं अकेली थी वहाँ पे, अपने लॉज में थी तब मैं. बट दैट्स अ गुड थिंग कि एटलीस्ट जब आपको पता चला तो आप वहाँ पे थी, एंड इट वुडंट बी दैट स्केरी. मुझे लगता है कि अल्लाह जो है ना इंसान को उतना ही आजमाता है जितना वो कर सकता है. बिकॉज अगर मुझे यहाँ पे पता चलता तो मुझे लगता है कि मुझसे वो हैंडल ही ना हो पाती चीज़. खैर मैं वहाँ पे थी, वहाँ पे वही जिस तरह हम पाकिस्तान में होते हैं, डॉक्टर पे गए, उन्होंने चेक किया, वो आपकी रेगुलर विजिट. बेसिकली जब मैं बार्सिलोना वापस आई थी. तो ये कब तक था, मतलब आप कितना अरसा वहाँ पे थी? मैं 3 months पहले, और वो अल्लाह की ही तरफ से, मेरी पहले था नहीं, मेरा 1 month का था, तो एकदम बैठे हुए मैंने सोचा चलो एक्सटेंड करवा लेती हूँ जाने का 1 महीना पहले, और फिर तो कुछ दिनों बाद मैंने कहा चलो बाद की भी एक्सटेंड करवा लेती हूँ. तो जब मैं उधर पहुंची फिर पता चला डिपेंडिंग ऑन कि एक्सपेक्ट कर रही हूँ. फिर उधर वही डॉक्टर पे, जो आपके नॉर्मल पाकिस्तान का तो आइडिया ही है आपको कि किस तरह हम जाते हैं, डॉक्टर चेक करती है 8 months. और नॉर्मली आई थिंक कि यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि वो इनिशियली आपको फोलिक एसिड लेने का कहते हैं, और मतलब थोड़ा सा इन जनरल रेस्ट वगैरह करने का कहते हैं. बिल्कुल.
तो मैं जब पाकिस्तान थी वो यही हुआ कि मैं डॉक्टर पे गई 8th वीक 12th वीक में बेसिकली जब 3 मंथ्स हो गए थे तो मैं यहाँ पे आई थी। मैं यहाँ पे आई तो अब मुझे प्राइवेट का तो पता था लेकिन मुझे पब्लिक का नहीं पता था कि यहाँ पे पब्लिक का कार्ड बनता है। आपने पहले सोशल सिक्योरिटी, आप अपने हस्बैंड की सोशल सिक्योरिटी के अंडर आते हैं, वो सारी चीज़ें। पहले मैं वहाँ पे मेरी सोशल सिक्योरिटी आई गेस हम लोगों ने करवाई थी, पहले नहीं हुई थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। नॉर्मली वैसे ऐसे होता है कि जब लाइक व्हेन आई आल्सो स्टार्टेड माय पीएचडी और दैट वाज लाइक यू नो वर्क काइंड ऑफ थिंग, तो उसमें ये होता है कि वो आपको सोशल सिक्योरिटी का एक सिस्टम होता है जिसमें वो आपको रजिस्टर करते हैं, प्लस वो सारी फैमिली को भी रजिस्टर करते हैं। नॉर्मली वो तब हुआ होता है, बट देन अगेन जब आप पब्लिक हेल्थ सिस्टम में जाते हैं वो उसको कातलूनिया सलूट कार्ड जो कहते हैं, यस ब्लू कार्ड, एग्जैक्टली, तो उसमें ये है कि वो फिर आपको उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं सोशल सिक्योरिटी के साथ। अब हुआ ये था कि जब हम उधर गए थे तो मेडिकल केयर में क्योंकि मेरे हस्बैंड के अंडर में आ रही थी तो वो प्राइमरी केयर में आ रहा था और मेरा सेकेंडरी केयर में आ रहा था। तो अब मुझे इन चीज़ों का समझ नहीं आई थी, बट हाँ उसका इतना कोई डिफरेंस नहीं होता। उसमें होता है कि जो प्राइमरी वाला होता है उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं। खैर मैं पहले चली गई प्राइवेट में, मैंने सर्च किया वही जो वो हमारा होता है यहाँ पे डॉक्टर आलिया, यस। मैं वहाँ पे गई और मुझे कुछ नहीं पता था। रैंडम मैंने एक डॉक्टर पिक की, मैं उनके पास गई। उन्होंने उसी दिन 12th वीक था, उन्होंने कहा कि अच्छा 12 वीक्स हो गए, आज आपकी सोनोग्राफी कर देते हैं। फर्स्ट तो ये बेसिकली प्राइवेट था, ये प्राइवेट था। ठीक अच्छा, अब मैंने करवा ली, सोनोग्राफी करवा ली, उन्होंने सारा चेक कर लिया। ओके, वो 12 वीक में आपका होता है डाउन सिंड्रोम जो चेक करते हैं बेबी का। अल्लाह का शुक्र वो ठीक हो गया, वो पास हो गया फेज। बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जो यहाँ पे मुझे इश्यूज आते थे, अगर ज़्यादा नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, अब डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेते थे तो टाइम लगता था। डॉक्टर पे जाना, मेडिसिन देते नहीं थे यहाँ पे। ट्रू। जब मैं डॉक्टर पे गई तो वही जैसे हम पाकिस्तान में करते होते हैं, प्रेगनेंसी शुरू ही फौरन ही आपको मल्टीविटामिन्स देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर उन्होंने मुझे दी कोई नहीं। अब मेरी टांगें दर्द हो रही हैं, बहुत तो डिफरेंस था पाकिस्तान से बेसिकली? बहुत डिफरेंस था, क्योंकि जब मैं पहली दफा पाकिस्तान में गई थी, आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे डॉक्टर ने मल्टीविटामिन्स दिए थे कि आप फॉलिक एसिड के साथ ये खाना शुरू कर दें, बिकॉज मुझे टांगों में बहुत दर्द होता था। ठीक है। तो मैंने उनको पाकिस्तान में बताया था कि मुझे दर्द हो रहा है, उन्होंने मुझे फौरन मल्टीविटामिन्स दे दिए। खैर फर्क तो इतना कोई नहीं पड़ता। अच्छा, वैसे नॉर्मली इनका यहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है या डॉक्टर्स का एक परसेप्शन है वो ये होता है कि ज़्यादा आप आर्टिफिशियल चीज़ों पे मत रिलाई करें, डाइट के ऊपर ज़्यादा रिलाई करें, बिकॉज डाइट बहुत खालिस है। और आप यकीन करें, शुरू में मुझे होता था कि डॉक्टर्स मुझे क्यों नहीं दे रहे मल्टीविटामिन, सबको देते हैं। मैं जब जाती थी वो कहते थे आपसे खाया जा रहा है, मैं कहती थी जी। कहते जब खाया जा रहा है तो अपनी डाइट से क्यों नहीं बेहतर करी। और वाकई इंसान को तब समझ नहीं आती। एग्जैक्टली। इंसान को लगता है कि नहीं बहुत तबीयत खराब है, हमें मेडिसिन दे दें, लेकिन खैर फिर उन्होंने मुझे कोई नहीं दी। और प्राइवेट में होता था कि ना वीकली बाई वीकली वो आपको विजिट के लिए बुलाते थे, आपका स्कैन करते होते थे। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे पब्लिक में रजिस्टर करवा लें, क्योंकि प्राइवेट में अगर खुदा ना खास्ता कोई इशू हो जाता है विद इन डिलीवरी तो वो आपको अल्टीमेटली पब्लिक सेक्टर में ही लेके जाते हैं डॉक्टर के लिए, ऑपरेशन के लिए या डिलीवरी के लिए। अगर खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है प्रेगनेंसी में, तो अल्टीमेटली आप ये सजेस्ट करेंगी कि अगर किसी को यहाँ पता चले कि यू नो दे आर एक्सपेक्टिंग, तो व्हाट दे नीड टू डू इज कि इट्स ऑलवेज बेटर कि आप शुरू से ही पब्लिक सिस्टम के साथ रजिस्टर। बिल्कुल, क्योंकि मैं जब प्राइवेट के जो मेरे जितने टेस्ट थे और जब मैं सेकंड, क्योंकि मैं आई ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद थी, तो अब मुझे पब्लिक में रजिस्टर होते हुए और इन सब चीज़ों के लिए कोई 2-3 वीक्स लग गए, थोड़ा सा टाइम लग ठीक है। अब क्योंकि पहले अपनी भी सुस्ती थी, हम हिल नहीं रहे थे, बिकॉज आपको नहीं एकदम पता होता। पहले सोचते प्राइवेट की जल्दी मिल जाएगी, ये सुनते ना गवर्नमेंट में जरा टाइम लग जाता है अपॉइंटमेंट मिलने में, बट ऐसा नहीं है। गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट जो है इनका, और जितने भी गायनी के पेशेंट्स होते हैं यानी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वो उन्हें प्रायोरिटी पे रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आई है तो उसको जितनी भी जल्दी हम केटर कर सकते हैं वो फॉरन करते हैं। ये मुझे शुरू में नहीं पता था। तो मुझे था कि अच्छा प्राइवेट है तो मैं प्राइवेट में चली जाती हूँ, फॉरन मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। बट गवर्नमेंट वाले जो हैं वो प्राइवेट वाले टेस्ट, सारे ब्लड टेस्ट और जितनी सोनोग्राफीज होती हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, उनको नहीं काउंट करते। तो मेरे सारे टेस्ट दोबारा हुए थे। तो मेरे सारे ब्लड टेस्ट दोबारा हुए थे। ओके, तो दिस वाज लाइक अराउंड 12th-13th वीक। ओके, और फिर आपने रेगुलरली फिर आप पब्लिक सिस्टम में जाना शुरू हो गई। बिल्कुल, और बहुत सेटिस्फाइड थी और डिसाइड कर लिया था उस टाइम तक कि अच्छा पब्लिक में ही हम लोगों ने अपनी फाइनल डिलीवरी करवानी है, क्योंकि हॉस्पिटल हमारे घर के पास था पब्लिक का। और हमारे एक फ्रेंड्स थे, हमसे शायद 1 साल पहले उनका बेबी हुआ था, वो भी उसी हॉस्पिटल में हुआ था। तो वो रिव्यूज देखे, सब कुछ देखा, तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि जब अगर एंड हमने पब्लिक में ही करना है अपना प्रोसीजर कंटिन्यू, तो फिर हम पहले ही शुरू से कर लें, ताकि आपका एक डॉक्टर होती है, गायनेकोलॉजिस्ट होती है और एक आपकी मिडवाइफ होती है।
ये हमें लगता था लेकिन एक नहीं होती। ओके, अच्छा हर अच्छा विजिट पे अच्छा। आपको डिफरेंट वो देते हैं, और गायनेकोलॉजिस्ट से तो अगर आपको कोई इशू ना हो तो आप मिलते नहीं हो। लाइक मैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी मुझे नहीं पता था मेरी तो गायने आप अपनी कौन है। मिडवाइफ से ही मिलती थी आप मैं बेसिकली? अपनी मिडवाइफ से मिलती थी, Okay. वो भी 2-3 होती थी, तो हर विजिट पे चेंज होती थी। और नॉर्मली क्या होता है कि वो मतलब दे आर फ्रेंडली, और या अगर आप सपोज आपको लैंग्वेज नहीं आती हो इतनी, तो वो कोशिश करती हैं कि आपके साथ थोड़ी इंग्लिश में बात करने की करें या नहीं? डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, Okay. टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो मेरी सबसे पहली मिडवाइफ थी, शी वाज वेरी रूड काइंड ऑफ आई पर्सन। एम सॉरी। उसे कातालान आती थी Okay. और स्पेनिश भी आती थी, बट आई डोंट नो, उसे इंग्लिश शायद थोड़ी थोड़ी आती थी, बट वो बात नहीं करती थी इंग्लिश में। वो कहती थी, मे बी "If शी you-" वांटेड कि आप भी सीख जाएं। she said if you are living in Spain, you She's should know how right. to She's speak right. English, She's right. how to speak Spanish. I'm sure वो she's right. एक विजिट बहुत मुश्किल था मेरा। उसके बाद जो मेरी दूसरी मिडवाइफ थी वो बहुत अच्छी थी, उसको इंग्लिश भी आती थी, और ऑब्वियसली इतनी फ्लुएंट उन्हें नहीं आती, लेकिन जितनी भी आती थी वो समझती थी, उस तरह गाइड करती थी। और एक चीज़ है, ये इतना मोरल हाई करते हैं आपका, आपको बिल्कुल डाउन फील नहीं होने देते। लाइक आई लव माई मिडवाइफ लेटर वन, जिसने मेरी बहुत हेल्प की, बिकॉज मुझे बहुत से इंसान को फियर्स होते हैं, आप पहली दफ़ा Exactly. नया शहर, नया मुल्क, प्लस लैंग्वेज बैरियर, तो वो बहुत मुश्किल था। उसने मेरी बहुत हेल्प की थी। That's really good. Yeah. और बिकॉज प्रेगनेंसी एंड मदरहुड ये ऑलरेडी एक इतना चैलेंजिंग काम होता है, तो अगर आपको कोई ऐसा सपोर्ट करने वाला मिले, और वो आपका डॉक्टर या मिडवाइफ या नर्स ही क्यों ना हो, तो that's really good. बिकॉज डॉक्टर या मिडवाइफ सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज शी नोज योर कंडीशन एंड यू नो योर कंडीशन। अगर वो आपको सही गाइड नहीं करेगी, हमें नहीं पता हमारे अंदर क्या हो रहा है। Exactly. सबसे बड़ी बात है। हाँ, नहीं, जब ये तक तो वो है। हमें नहीं क्लियर करेंगे कि ये ना सुनने में क्या आता है, अच्छा प्रेगनेंसी है, तबीयत खराब होगी, जिस तरह हम लोग हाँ, का true, होता है true. कि बस आराम करना है, चलना नहीं है। इवन मुझे पाकिस्तान वाली डॉक्टर ने मेरी सबसे पहले रूटीन पूछी थी, आपकी रूटीन क्या है? मैंने बताया मैं स्पेन से आई हूँ। मुझसे पूछी थी आप दिन में कितना चलती हैं, क्या क्या काम करती हैं? मैंने कैसे से कितनी काम नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी तो नहीं है ना Exactly, अल्टीमेटली। हाँ, ये क्योंकि that's the thing. हमारे उसमें ये होता है ना कि अच्छा प्रेग्नेंट हो गए बस बैठ जाओ, काम ना करो। बट आई कैन टेल यू, माशाल्लाह मेरी प्रेगनेंसी जितनी एक्टिव गुजरी थी, ऑल ड्यू टू माय डॉक्टर, बिकॉज उन्होंने मुझे इनकरेज किया। यहाँ मेरे डॉक्टर्स ने भी, इवन पाकिस्तान वाले That's good, that's good. शी वाज वेरी नाइस। आई थिंक अनलेस एंड अनटिल कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, आपको एक्टिव ही रहना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो इसना ये फिर आपकी ऑब्वियसली जर्नी थी कि यू वर कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड ट्राइमेस्टर, और फिर कोई डिफिकल्टीज नहीं थी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। चलो दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। और फिर आपका सेकंड ट्राइमेस्टर भी स्मूथ गुजर गया, और फिर डिफरेंट कोई टेस्ट्स भी करते हैं कि डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स में, तो वो भी एक अच्छा कैसा एक्सपीरियंस था? सेकंड ट्राइमेस्टर में गई ना, तो मैं पब्लिक में अब हो चुकी ओके, थी। दैट्स गुड। अब जब मैं पब्लिक में शिफ्ट हुई, उन्होंने मुझे बताया मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर की होगी सोनोग्राफी, जो हर पब्लिक में होता है कि वो आपके अल्ट्रासाउंड नहीं करते। अच्छा, तो फिर आप अपना सेकंड ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस बताएं कि कोई, आई हर्ड के कुछ डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, जैसे जब आप सेकंड ट्राइमेस्टर में एंटर करते हैं तो कुछ स्पेशल किस्म के टेस्ट्स होते हैं, तो जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज गुड एंड यू नो बेबी इज हेल्दी और आप भी ठीक हैं। इस तरह तो से वही जब मैं सेकंड ट्राइमेस्टर मेरा शुरू हुआ, तो मैं कर चुकी हुई थी पब्लिक, हमारा सिस्टम जो है उसमें रजिस्टर। दैट्स गुड। और मेरा शुरू के टेस्ट हो चुके हुए थे प्राइवेट से, सेकंड ट्राइमेस्टर के भी। अच्छा, अब जब मैं पब्लिक में गई तो वो कहते हैं हम तो नहीं मानते। तो मेरे सारे ब्लड प्रोफाइल पूरी हमारी होती है, वो जितने ज्यादा टेस्ट होते हैं दोबारा करवाओ, विटामिन डी और कैल्शियम एंड B12 एंड दिस जो टेस्ट अब जो दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है वो सारे होते हैं। चले, दैट्स गुड। तो मैं वो सारे करवाए। फिर मेरी सोनोग्राफी का दिन आया, जब उन्होंने मुझे कहा कि आपने आना है और करना है। वो दिन बहुत अच्छा था। उस दिन ये हुआ कि आपके इनका होता है हस्बैंड के बगैर कोई चीज नहीं करते। अरे वाह, उनको भी तो पता चले ना। आई स्टिल रिमेंबर, मैं गई थी और उस दिन ये हुआ था कि ना अली की मीटिंग थी और हमें वेटिंग में बहुत टाइम हो गया था। तो अली ने कहा चलो घर पास है, मैं ना लैपटॉप ले आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अभी जैसे अली निकले हैं, कोई 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, तो मेरी बारी आ गई। मैंने फोन कॉल की, मैंने कहा अली जल्दी से आ जाए, हमारा नंबर आ गया। तो अली ने कहा ठीक है तुम अंदर चलो, मैं बस आ रहा हूँ। जैसे मैं अंदर गई, उनसे डॉक्टर ने सबसे पहले पूछा वेयर इज योर हस्बैंड? ओके। मैंने कहा ही इज कमिंग, ही इज जस्ट आउटसाइड। सो शी सेड ओके लेट्स वेट फॉर हिम। मैंने कहा लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर, बिकॉज माय सोनोग्राफी थी, वो सारा प्रोसेस होने में टाइम लगता है। शी सेड नो, वेट फॉर हिम। ओके। तो फिर अली अंदर आए, वही हमारी आदतें जो होती हैं, आके जो हस्बैंड बैठ जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं किधर, चलो उस साइड। तो
तो फिर वो मेरे साथ आया, हमारी सोनोग्राफी हो रही थी, तो मुझसे जो उनकी नर्स होती है वो भी इंग्लिश स्पीकिंग थी, थैंक गॉड, वरना नॉर्मली इधर नर्सेस इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होती हॉस्पिटल में। That's interesting to know. तो वो हमारा बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट का था, पब्लिक का। तो उसने हमसे फौरन पूछा कि जेंडर पता करना है। अब मैंने कहा बड़ा दुनिया में होते हैं यार, हम रिवील कराएंगे, भाई मुझसे तो सब्र नहीं हुआ, मुझे पहले ही पता था। तो असल में हुआ था 12th वीक में, जब मेरी पहली सोनोग्राफी थी, तो मुझसे सब्र नहीं हुआ। ऑलरेडी आपको पता था। तो ना अच्छा हुआ ये कि ना मैंने 12th वीक में उससे पूछा कि व्हाट इज द जेंडर, तो उसने कहा आई एम नॉट श्योर, इट्स टू अर्ली। तो मैंने कहा फिर भी कोई हिंट जो हो, तो आई थिंक इट्स अ बॉय बट आई एम नॉट श्योर। आई वाज लाइक ओके। अब जब सेकंड ट्राइमेस्टर का मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, तो हमने कहा ओके लेट्स कीप इट सीक्रेट, हमें मत बताओ, हमें पेपर पे लिख के दे देना। ठीक है। उसने कहा ठीक है। हम पेपर लेके घर आ गए। ओके। घर आके पेपर खोला, वो स्पेनिश में। उसमें इतनी डिटेल थी, इतना लंबा वो पेपर था, और हम ढूंढ रहे थे कहाँ पे जेंडर किधर है। ओके। अब हमें था बॉय है, तो हम लोगों ने ना ऑलरेडी कोई एक आध चीज ले ली थी शायद, ठीक है। अब मैं कहूँ कि यार सबको भी मैंने बता दिया था, क्योंकि पहले मैं उसने कहा आई एम श्योर, आई एम नॉट श्योर कि बॉय है। अब अली ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हैं बिकॉज उनकी मीटिंग थी, और हमें कुछ समझ नहीं आ रही, और ना उसके ऊपर ना स्टिकर सा वो जो होता है लेआउट, जिसमें मेरी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अली ने पढ़ा दोना। दोना मींस मिसेस। यस। अब मुझे ये पता था जिसके आगे ए आ जाए वो फीमेल होती है, ओ आ जाए वो मेल होता है। लेकिन दोना कातालान में फीमेल को कहते हैं। अच्छा जी, मुझे नहीं पता था। मेरे को दोना मींस फीमेल, हमने गूगल किया, वो मिसेस था। अली वाज लाइक इट्स अ गर्ल, इट्स अ गर्ल। आई वाज लाइक हाउ, मैंने तो चीजें लेना शुरू कर दी थी। और उसके बाद ये हुआ कि मैंने कहा यार ये कैसे हो गया। तो खुश थी मैं ऑब्वियसली। अली ने पहले पूरा पेपर हमें ट्रांसलेट किया, उसमें कि एंड में लिखा हुआ था एंड जेंडर इज मेल। और अली फौरन भाग ने बैग पकड़ा, मैं दरवाजे पे, इतना जल्दी देखो, इतना जल्दी देखो। तो वहां से हमने देखा, मैंने कहा भाई आइंदा ये वाला काम जो है ना ये नहीं कराना। लेकिन आपके इस एक्सपीरियंस से आई थिंक कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लैंग्वेज ना कि खाली स्पेनिश बट कुछ हद तक कातालान भी आती हो। और उसमें लिखा हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर, द फीटस इज आई डोंट नो व्हाट मेस्कुलिनो। तो मैंने कहा ओके, क्योंकि वो होता भी ना 22nd वीक में था। ठीक है। तो अब 22nd वीक तक आपकी आधी प्रेगनेंसी हो चुकी होती है, फिर ऐसे ऐसे चीजें लेना करना सब चीजें वो शुरू हो गया हुआ था। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में ये था कि हमने बहुत ट्रैवल किया था। मैंने अपनी डॉक्टर से पूछा कि वी वांट टू ट्रैवल, तो शी सेड यू आर नॉट इल, यू कैन। तो मैंने पहली दफा तो उसे पूरा अपनी इटरनरी दी कि हम ऐसे ऐसे हम इधर जा रहे हैं। आई रिमेंबर वी वेंट टू एम्स्टरडम। हम एम्स्टरडम जाए थे, मैंने उसे पूरी अपनी इटरनरी दी। डॉक्टर ने कहा जा सकती हो, कुछ भी करो। फर्स्ट टाइम हम थोड़े डरे हुए थे, फिर उसने कहा थर्ड ट्राइमेस्टर में आप ट्रेवल नहीं इतना कर सकते। फिर हम एम्स्टरडम गए, ऑस्ट्रिया गए, एक और जगह भी हम गए थे, वो मुझे नाम भूल गया। हम यहाँ पे गए, और उसके बाद फिर सेकंड ट्राइमेस्टर अल्लाह के शुक्र से है, इस तरह हमारा 3 मंथ हमने ट्रेवल किया था। चलें, दैट्स गुड। या लग्जमबर्ग था वो, आई स्टिल रिमेंबर लग्जमबर्ग था वो। So that's really nice कि you know you got to celebrate like a baby moon, which is very important कि आपका बेबी आने से पहले, जब आपकी लाइफ इतनी ड्रास्टिकली चेंज होने लगी है, तो उससे पहले आप अपना एक अच्छा सा एक ट्रिप थोड़ा सा कर लें। अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली कर लें। कभी कभी लोगों को कॉम्प्लिकेशंस होती हैं प्रेगनेंसी में, बट जैसे यू सेड कि आपकी डॉक्टर वाज ऑल हैप्पी कि आप ज़रूर जाएं, लाजमी जाएं, ट्रैवल करें, रिलैक्स करें। बिल्कुल। बट पोस्ट ट्रैवल क्या वर दे अ बिट मोर केयरफुल, और क्या उन्होंने आपको बुलाया यहाँ पे चेकअप के लिए? एंड एक ये चीज़, और दूसरा इसके अलावा मतलब ड्यूरिंग द ट्रैवल कोई मसला तो नहीं हुआ आपको, या कुछ एनीथिंग जो मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन हुई हो, या कुछ ऐसे हुआ जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जब ट्रैवल करते थे तो मुझे शुरू में यही था कि मैं वापस आऊँ और डॉक्टर चेकअप कर ले। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स तो प्राइवेट की होती नहीं थी ना। ठीक है। पब्लिक में उनका एक शेड्यूल है, आपने इस वीक में आना है, उसके बाद मिडवाइफ का एक होगा, वो बुलाते हैं तब जब कोई चेकअप था। उसके अलावा मैंने उन्हें कहा था, उन्होंने कहा था उसके अलावा वो और कोई नहीं करते। साथ मैंने अपना प्राइवेट रखा हुआ था, जो मैं 2 वीक्स में एक दफ़ा, 3 वीक्स में एक दफ़ा विजिट करती होती थी। तो मुझे प्राइवेट डॉक्टर ने भी नहीं कहा कि आप आ जाएं या विजिट करने। उसने कहा अनलेस आपको कोई फील नहीं होता, कोई इशू नहीं आता, फेस नहीं आप करते, तब तक आप मत आएं, कोई इमरजेंसी नहीं हो जाती। बिल्कुल। तो मैं नहीं गई, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ था नहीं। हाँ, बट मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था जब हम लग्जमबर्ग जाए थे, वो मैं ट्रेवल करी थी अपने
7th मंथ में। ओके। तो क्योंकि ना मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर में होता था, मेरा बीपी और शुगर ऑब्वियसली वो आपका फ्लक्चुएट करता है, तो मैं अपने बैग में हमेशा मीठा और नमकीन दोनों चीजें रखती थी, और जब भी कोई इशू होता था मैं दोनों खा लेती थी। अगर शुगर होगी बीपी होगा, क्योंकि अगर आपका बीपी लो हो और अगर ऊपर आप शुगर ले लें तो बीपी और लो हो जाता है। तो दिस इज अ ट्रिक। तो मैं दोनों चीजें ना साथ खाई थी, क्योंकि हम ले मैंने हमें नहीं पता चलता कि क्या इशू आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो मेरे साथ हुआ था जब हम लग्जमबर्ग ट्रेवल कर रहे थे, तो हम जा रहे थे, मतलब अभी बोर्ड किया था अपने प्लेन में, और अभी प्लेन रनवे पे था और मुझे चक्कर आना शुरू हो गए थे। लाइक आई डोंट नो, मेरा बीपी शूट कर रहा था, लो हो रहा था, मेरा शुगर लेवल का कोई इशू था। मैंने फॉरेन में ऑलरेडी बबल मैंने रखी हुई थी, तो मुझे लगा कि ना शुगर लेवल लो हो रहा है। मैंने बिस्किट खा लिया, उससे हुआ कि मेरा बीपी और लो होना शुरू हो गया, और मुझे इतने चक्कर आ रहे थे, और प्लेन जो था वो अब रनवे में था, वो बिल्कुल टेक ऑफ करने लगा। और वैसे भी टेक ऑफ का टाइम थोड़ा क्रिटिकल होता है। पहले वाले टाइम में भी जब मैंने फ्लाई किया था तो मुझे कोई इशू नहीं आया, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल कोई मसला नहीं था। लाइक वी ट्रेवल अलॉट, और हम बहुत चलते होते थे, 20,000 स्टेप्स पर डे हमारे होते थे, लाइक इन प्रेगनेंसी भी। तो उस टाइम ये हुआ कि मैं खड़ी हो गई एकदम, मुझे था कि अभी आएगा स्टाफ और वाकई कहेगा कि क्यों खड़ी हो, कोई भी नहीं आया। और उस टाइम ये हुआ था कि पहली दफा मेरा और मेरे हस्बैंड की सीट्स अलग थी, अली आगे बैठे हुए थे, मैं पीछे बैठी हुई थी। मैं खड़ी हो गई, जो मेरे साथ एक बच्चा था वो कहता व्हाट हैपेंड टू यू, आई वाज लाइक आई डोंट नो। वो मुझे कहता कि पहले भी कभी ऐसे हुआ है, आई डोंट नो, आई एम एक्सपेक्टिंग। और वो बेचारा डर गया होगा बहुत ज्यादा। और फिर उसने मुझे अच्छा एग्जैक्ट बताया आपको फील क्या हो रहा है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, और मुझे ऐसा लगा था मैंने अभी बेहोश हो जाना है। उसने मुझे आराम से बिठाया, मुझे पंखा जलाया, जबकि आपका चल रहा होता है एसी, और उसके बावजूद मेरी बहुत बुरी हालत हो रही थी। फिर फॉरेन जो स्टाफ आया एयरप्लेन का, उसने आके मुझे छोटा सा बिस्किट सा दिया, केक था, वो मैंने खाया, और मैंने उससे कहा, वो बहुत लाइक ही वाज रियली नाइस। मैंने उसको बोला कि आप मेरे हस्बैंड के साथ सीट एक्सचेंज कर लो। उसने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ, और ये कह के मैं सो गई। जब मेरी आँख खुली तो 2 घंटे का तो सफर था बार्सिलोना से लग्जमबर्ग का, तो जब मेरी आँख खुली तो 10 मिनट रह गए थे। आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा होगा? नहीं, मैं डर गई थी, मुझे था कि चलो मैं लग्जमबर्ग उतरते साथ ही मैं किसी डॉक्टर को विजिट कर लूंगी। तो जैसे ही फिर लैंड किया प्लेन, मैंने अली को बताया, फिर हम एयरपोर्ट पे बैठे, कुछ खाया पिया, फिर हम आगे के, बिकॉज उधर मेरी सिस्टर इन लॉ रहती हैं, तो ये था कि हमें किसी होटल नहीं जाना था, घर पे ही जाना था। हाँ, दैट्स गुड। तो वो बड़ा आसान थी, घर जाके रेस्ट किया, खाया पिया, तो आई वाज ऑल ओके। फिर मुझे डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर बस उसी तरह वापस आ गई और मैं नहीं गई डॉक्टर पे। चलें, दैट मीन्स कि माशाल्लाह आपका फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर बहुत अच्छा गुजरा, आपने ट्रिप्स भी किए, ट्रैवल भी किया, और जो इनिशियली जो आप एज न्यू बॉर्न वाले फेज में चीज़ें थोड़ी कम कर सकते हैं, वो आपने एक्सपीरियंस की और एंजॉय की। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि सेकंड ट्राइमेस्टर में ना आपको, क्योंकि बीपी और शुगर का होता है, इसके बावजूद यहाँ पे उन्होंने मुझे कोई मेडिकेशन नहीं दी थी। अच्छा। कोई मल्टीविटामिन्स नहीं, कुछ नहीं, बिकॉज एवरी टाइम दे प्रेफर ब्लड टेस्ट। ठीक है, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स पे वो देखते हैं कि आपको उन्होंने क्या देना, और वो आपको फिर भी मेडिसिन देते हैं, वो कहते हैं आपने अपने खाने से ठीक करना है। एवरी टाइम आई आस्क माय डॉक्टर कि नॉर्मली ये होता है ना, आयरन आपको शुरू करा देते हैं। मैं हमेशा से कहती थी मुझे आयरन की टैबलेट्स दे, क्यों तो हीमोग्लोबिन ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आई वाज लाइक नहीं, मतलब हमने सुना यही है कि आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो उसके बाद आयरन स्टार्ट हो जाता है। तो लाइक तब मुझे टू बी ऑनेस्ट नहीं समझ आती थी, बट अब मैं सोचती हूँ तो लाइक बहुत अच्छा सिस्टम है। हम ख्याल नहीं रखते ना अपना, वैसे भी नॉर्मल डेज में हम अपना ख्याल नहीं रखते, हम अपने ब्लड टेस्ट नहीं करवाते। तो यूजुअली जैसे ही फिर व्हेन वुमेन स्टार्ट एक्सपेक्टिंग, तो फिर इन सारी चीज़ों की तरफ थोड़ा ध्यान जाना शुरू हो जाता है। अपना भी थोड़ा गिल्ट आता है कि नहीं यार खाना खा लेते हैं, अच्छा खाना खाने, साफ खाना खाने। ट्रू बिल्कुल। इट सीम्स लाइक कि आप काफ़ी, मतलब you were getting closer at that point to your final stages of pregnancy and then the delivery. तो final stages में कुछ टेस्ट थे जो उन्होंने किए, because I think कि थोड़े से कोई टेस्ट होते हैं जो कि that are mandatory at that time. थर्ड ट्राइमेस्टर के जो टेस्ट थे ना, वो बेसिक तो जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, तो मेरा पहले वो आ गया था, बिकॉज एक नाइट पहले मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जो था ना, हमारा नाइट स्टे था। तो मैं भी शायद वो थकावट थी या पता नहीं क्या था, मैं उधर से सीधा सुबह गई थी, 8 बजे मेरा टेस्ट था, तो वो जब रिजल्ट आया तो वो हाई आ गया। फिर उन्होंने दोबारा टेस्ट करवाया, वो होता है 3 घंटे वाला टेस्ट होता है, वो हर घंटे आपका सैंपल लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि आपकी या इंसुलिन किस तरह वर्क कर रही है। तो वो टेस्ट ठीक आता है। पहली दफ़ा तो मेरा अटेम्प्ट नहीं हो सका, मैं घबरा गई, मैंने उल्टी कर दी, तो अगर आप वॉमिट कर दें तो वो फिर नहीं होता, क्योंकि वो सारे उन्होंने आपको ग्लूकोज पिलाया होता है, वो आप निकल जाता है। तो फिर दोबारा हुआ था तो वो मेरा ठीक आ गया था। दिस मीन्स के लाइक जब वो एक दफ़ा टेस्ट करके उनको थोड़ा सा उसके अंदर गड़बड़ लगती है, तो दे मेक श्योर
एडवांस लेवल ऑफ टेस्ट कि Yes. एवरीथिंग इज ओके और इस बिल्कुल, तरह अब से। मिडवाइफ आपको खुद कॉल करती हैं और वो आपको बार बार फिर एज सुन एज पॉसिबल टाइम देते हैं, सब कुछ करते हैं आपको पूरा। उन्होंने मुझे एक चार्ट दिया था कि खाना इस तरह है, ये मतलब लाइक मील प्लान बना के दिया, प्रॉपर मील प्लान रादर देन कि वो आपको कोई मेडिसिन देते यस या ना उन्होंने आपको कुछ ये भी और नहीं किया कि recommend आपने करते हैं। फैट्स लेने, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने, नथिंग। वो आपको प्रॉपर लिख के Balanced आपने किस्म राइस का। लेने हैं, इतने राइस लेने, इतनी चपाती लेनी है, इतने आपने लेंटिल्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेनी है, मीट फिश एवरीथिंग, लाइक पोर्शन क्या आपका क्या हेल्दी पोर्शन, एवरीथिंग। तो आपको सोचना भी नहीं पड़ता अच्छा मैं आज क्या लूं, उसमें लिखा हुआ है, आप सिलेक्ट करने होता है। हाँ, वो बहुत आसानी थी यहाँ पे। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर का वही जो 36 वीक में अल्ट्रासाउंड होता है, फिर वो हुआ। उसमें था कि अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक आ रहा है। जब हमने लास्ट गई थी ना, अल्ट्रासाउंड हो गए थे, तो वो आपको विजिट पे बुलाते हैं हॉस्पिटल, हस्बैंड वाइफ दोनों को, और वो आपको डिलीवरी का पूरा प्रोसेस बताते हैं। आपको वो वीडियो दिखाते हैं हॉस्पिटल का पूरा, बताते हैं कि हमारा हॉस्पिटल ऐसे, आप आएंगे, आप पहले इधर आएंगे, आपने ट्राइड जो होता है आप उधर जाते हैं, फिर वो आपको देखते हैं कि आया आपको अब एडमिट करने की ज़रूरत है या नहीं, वेट करना है नहीं करना। उन्होंने हमें पूरी डिटेल बताई और उस टाइम वो आपकी सारी रिपोर्ट्स दोबारा चेक करते हैं। जब उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, उन्होंने कहा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के डाउन सिंड्रोम की रिपोर्ट का है। ओके, क्योंकि वो तो आई थिंक हुआ ही नहीं था आपका। हुआ था प्राइवेट में। ओह, आई वाज लाइक इसमें रिपोर्ट है, दे सेड ये तो प्राइवेट है, हम इस पे कैसे यकीन करें। बट दैट्स सो नाइस इन मतलब दैट्स कि दे जस्ट वांट टू मेक श्योर कि सब कुछ उनके पास है एंड सब कुछ एक प्रॉपर वक्त के ऊपर हुआ था या नहीं हुआ था, टू मेक श्योर कि डिलीवरी के वक्त खुदा ना खासा कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। बट वो टाइम जब उन्होंने पूछा ना डाउन सिंड्रोम की रिपोर्ट का है, मैंने कहा ये है, कहते नहीं इसमें नहीं है। मेरे लिए बहुत उस टाइम हो गया था। मैंने कहा कि कहते कि ना हम कैसे कंसिडर करें कि बेबी को नहीं है। मैंने कहा हमने करवाया हुआ टेस्ट करती है तो प्राइवेट से है, पब्लिक से नहीं है। लाइक 2 मिनट के लिए तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा इट्स ओके, आप लोग जाएं, तो अब जब भी टाइम होगा खैर से तो आप आ जाएं। खैर 40 वीक्स हो गए इस तरह मुझे कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह, तो 38 वीक्स आना शुरू हो गई। अब आप डिलीवरी के प्रोसेस में थी। यस। अच्छा, अब मुझे कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं और समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। ओहो, ये बहुत ट्रिकी फेज होता है बिकॉज बहुत ट्रिकी होता है। यू फील कि नाउ इट्स द टाइम बट एक्चुअली इट्स नॉट द टाइम। इट्स नॉट द टाइम। तो बस ये होता रहा, हम हॉस्पिटल जाते थे, वो हमें वापस भेज देते थे, हम हॉस्पिटल जाते थे, वो चेक करते थे, वापस भेज देते थे। फिर जैसे जैसे टाइम पास आ रहा था, मुझे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गई। फिर यहाँ पे वो एक आपका लास्ट बैक्टीरिया टेस्ट भी करते हैं। ठीक है। लाइक एंड में वो आपको बहुत मोनिटर करते हैं, वो आपको बार बार बुलाते हैं। अगर अब हुआ ये कि उन्होंने जब लास्ट में बैक्टीरियल टेस्ट करना था, मुझे बहुत मुश्किल लगा। थोड़ी देर में मुझे एक हफ्ते बाद मुझे मिडवाइफ की कॉल आई कि हमारी लेबोरेटरी से सैंपल जो है ना वो आपका इधर उधर हो गया, दोबारा है। ओह माय गॉड। अच्छा है ना, रादर देन कि वो आपको कोई गलत टेस्ट की रिपोर्ट दे देते हैं या कुछ करते हैं। उनका ये बहुत अच्छा था, वो प्रॉपर रिपोर्ट जो होती थी आपके पास भी आती है और डायरेक्ट आपकी डॉक्टर के पास भी जाती है। तो वो करके मिडवाइफ आपको डायरेक्ट कॉल करती है, आपको बुलाती है, लाइक एवरीथिंग। आपको खुद फिक्र करने की जरूरत ही नहीं, आप टेस्ट कराएं बस बैठ जाएं, जो भी है जैसा भी है वो सारी कॉल्स आ रही हैं, सब कुछ आ रहे हैं, वो खुद ही अपॉइंटमेंट देते हैं, खुद ही अपने हिसाब से। हमने कुछ नहीं सोचना, हमने बिल्कुल नहीं देखना कि भाई हमने कब जाना है कब आना है, सब उनकी हेडेक है। Oh, that's good. Yeah, like we are easy. तो गेटिंग इनटू मोर जो डिलीवरी के स्पेसिफिक डेज थे, तो आपको कभी एट एनी पॉइंट लगा कि वो जल्दबाजी करने की कोशिश करें? बिकॉज नॉर्मली ये होता है कि अगर इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो बहुत सारे डॉक्टर्स की ऐसी रेपुटेशन होती है कि दे आर जस्ट women are going at 38 weeks and they're not even in labor, so they're saying कि नहीं they are in labor and बस इनका C-section हो जाना चाहिए और बस at times कुछ fabricate करके कि ये complication होगी वो complication होगी। by the way I'm not saying कि बहुत सारे cases में वाकई ज़रूरत पड़ती है and it's like life saver for the mother and the kid as well, but at times they should wait a little to make sure कि नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल हो सके। तो आपके केस में आपका क्या एक्सपीरियंस था यहाँ पे? मेरे साथ ये हुआ था कि ना जब इस तरह कॉन्ट्रैक्शन आती नहीं, मेरी ड्यू डेट भी गुजर गई। Oh my God. And my baby was not in mood to come to the world.
खैर मैं जाती थी और ड्यू डेट भी गुजर गई और देर उन्होंने से। आपको कहा नहीं कि अब हम सी नो सेक्शन कर देंगे? नो नो नो, लाइक मैं उनको तड़प तड़प के कहती थी प्लीज कुछ ओह। करो, एंड दे वर लाइक नो वी हैव टू गो टू नॉर्मल डिलीवरी, हम ऐसे नहीं कर सकते, नेचर के साथ चलना है, सब कुछ करना That's है। very nice. खैर वो बहुत मुश्किल फेज था बिकॉज यू नो हाँ, हाँ, ड्यू डेट से of ऊपर हो course. जाओ, ड्यू डेट तक पहुंचते हुए आप इतना एग्जॉस्ट हो चुके होते हो, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रेक्शंस आती थी बट ऑब्वियसली वो उस लेवल पे नहीं होती थी, तो बहुत मुश्किल टाइम था। खैर इस तरह करते करते मुझे वापस भेज देते थे। रात को क्या हुआ कि ना मुझे कॉन्ट्रेक्शंस बहुत ज़ोर से आ रही हैं और मैं कह रही हूँ मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना, उन्होंने मुझे वापस भेज देना है। रात को 4 बजे मेरा इतना बुरा हाल था, तो अली ने कहा नहीं उठो और चलो हॉस्पिटल। हम रात को गए हॉस्पिटल, उन्होंने जाके चेक किया, दे सेड यस यू आर इन लेबर फाइनली। सो वी वेंट। अच्छा एक चीज़ ये भी होती है जब आप जाते हैं ना तो उधर, क्योंकि यहाँ पे तो होता है मेल और फीमेल दोनों गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है मुझे पहली दफ़ा मिल गया मेल, उन्होंने कहा हमने ये चेक करना बहुत है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर women who are coming from पाकिस्तान, Yes. इंडिया, बांग्लादेश, साउथ एशियन Yes. रीजन्स, वो प्रेफर करती हैं कि उनको फीमेल बिल्कुल गायनेकोलॉजिस्ट ही मिले। बिल्कुल। तो मैंने अपने फॉर्म में भी फिल कर दिया था मुझे फीमेल चाहिए, क्योंकि वो तो फीमेल तो हमें फाइनल उस स्टेज पे मिलनी थी। ठीक है। तो जब हम नॉर्मल जाते होते थे तो मेल आ गया, हमने उन्हें बहुत आराम से कह दिया कि हम मेल से नहीं फीमेल से करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने भी कोई इतना नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि बाकी बिजी हैं। फिर बाद में फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट आई, उन्होंने चेक किया और सब कुछ, तो ये यहाँ पे ये इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। दैट्स वेरी गुड। फिर जब हम पहुंचे फाइनल डिलीवरी डे, रात के 4 बजे जब मैं गई, उसने देखा एंड द स्टाफ वाज वेरी कोऑपरेटिव। लाइक ऑब्वियसली ऐसे स्टेट में आप पागल हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती, ठीक है, आप टेंट्रम्स थ्रो करते हो, आप उकताए हुए होते हो। ऑफ कोर्स। सो द स्टाफ वाज वेरी यू नो फ्रेंडली कि अच्छा हम जिससे आपको इजी है, जिससे आपको करना है टाइम, बिकॉज आई लेकिन टुक टाइम। उसमें जस्ट फॉर यू नो कि हमारे ऑडियंस को पता चले कि स्टाफ में कौन कौन होता है, नर्सेज हैं और या मिडवाइफ भी आती हैं आपकी उसमें? नर्सेज, मिडवाइफ, आपके इवन क्योंकि फाइनल टाइम में आपके गायनेकोलॉजिस्ट आते हैं, इवन द स्टाफ ऑन रिसेप्शन दे जब वो देखते हैं आप प्रेग्नेंट हैं, ये वाला इशू आपको फौरन भेजते हैं इमरजेंसी में। इमरजेंसी में ट्रायज जो हमारा होता है उधर जो जाके बेसिक जो नर्स बैठी होती है वो, मतलब एवरीवन वाज सो कोऑपरेटिव। दैट्स नाइस। फिर उसने देखा, चेक किया उसने, मैं बहुत बुरी मेरी हालत थी, मैं कहा मुझे नहीं पता, मुझे बस एडमिट कर लो। शी सेड ओके ओके रिलैक्स। उसने मुझे करके फिर उसने कहा फाइनली यू आर इन लेबर, अब हम आपको रूम असाइन कर देते हैं। हमें रूम में लेके गए, द प्रोसेस वाज इजी। मैंने सबसे पहले कहा मुझे एपिड्यूरल लगा दो। उसने कहा एनेस्थीसिस्ट आती है, एनेस्थीसिस्ट आई, हमने वो भी लिखा हुआ था कि मुझे फीमेल चाहिए। ठीक है। तो वो रात के कोई 5 बजे हुए थे, वो आ गई, उसने मुझे एनेस्थीसिया लगाया, मेरी जान में जान आई। डिस्टर्ब तो नहीं करते पेशेंट को कि एपिड्यूरल नहीं लगाएंगे या नो मतलब नो नो easy वो easy सब going? कुछ आपके कंसर्न आपका ले लेते हैं, आपका कंसेंट होता है तो वो आपको वो प्रोसेस करते हैं, और हर प्रोसीजर से पहले आपसे पूछते हैं, आपको फॉर्म देते हैं, आपने उसमें सब कुछ फिल करना होता That's है। good. इवन आपका फूड कौन सा हो विद इन स्टे हॉस्पिटल में, जैसे ही आप एडमिट होते हैं तो ये सब फॉर्मेलिटी स्टार्ट हो जाती है। एवरीथिंग। तो मुझे बस लेबर में एक ही मसला हुआ था, जो मेरी एक नर्स थी, मिडवाइफ ने, एक आपकी गायनेकोलॉजिस्ट होती है, एक एनेस्थीसिस्ट होते हैं, एक नर्स, मिडवाइफ, ये होते हैं। जो मेरी नर्स थी उसको स्पेनिश आती थी, उसको इंग्लिश नहीं आती थी। ओह माय गॉड, लाइक शी वाज हिलेरियस। प्लस होता है कुछ जोली से लोग जो कहते हैं कि अच्छा हम इन्हें थोड़ा सा चिल करने की कोशिश करें, जो कि उस टाइम आप चिल नहीं हो पाते। एग्जैक्टली। तो बस एनेस्थीसिस्ट आई, उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया, एपिड्यूरल लगाया, मैं सो गई 4-5 घंटे। फिर वो आए, उन्होंने कहा अच्छा वाटर ब्रेक नहीं, उन्होंने मेरा खुद मैनुअली वाटर ब्रेक किया, तो वो कुछ 12 बज गए थे। तो उन्होंने कहा बस जो है ना हम थोड़ा वेट करते हैं, ऑब्वियसली जैसे बेबी आपका डाउनवर्ड्स मूव करता है तो हम फिर स्टार्ट करेंगे प्रोसेस। ठीक है। जैसे ही 1 बजा एंड दे सेड ओके नाउ यू आर 9 सेंटीमीटर डायलेटेड। ओके। 1 बजे उन्होंने मुझे कहा कि हम ना थोड़ी देर में, मतलब everything was progressing yes everything was and naturally pretty fast progressing, और everything was very nice। smooth। मैं थोड़ा सो के भी उठ गई, मैं फ्रेश भी हो गई। अच्छा अब 2 बजे के बाद टाइम, 2 बजे मेरे पास दोबारा, बिकॉज वो हर घंटे बाद चेक करने आते हैं, 2 घंटे बाद आपका एपिड्यूरल का एनेस्थीसिया वो रिफिल करते हैं। अच्छा दैट्स यस, क्योंकि 2 घंटे तक का होता है वो, फिर आहिस्ते आहिस्ते बंद होना शुरू होता है, फिर आपको दर्द शुरू होती है, फिर उन्हें बताते हो कि मुझे आप दोबारा लगा दें। ठीक है। 2 बजे ये हुआ, मुझे अगला डोज दे के गई है, तो उसने कहा कि बस हम हाफ एन आवर में प्रोसेस शुरू करते हैं ठीक और है। उसके बाद आपका बेबी बहुत जल्द आपके पास होगा। वी वर वेरी एक्साइटेड। Okay। हमने कहा नाइस। अच्छा अब हमें था हम जल्दी से बस घर चले जाएं। बिकॉज नेचुरली आई थिंक हॉस्पिटल स्टाफ भी बहुत आपको मॉरली भी सपोर्ट Yes, कर रहा होगा और बिल्कुल। यू नो ये सब कुछ अब 2:30 पे हमारा प्रोसेस स्टार्ट होना था, 2:20 पे
नर्स आई है, उसने मुझे बोला है कि ना बेबी की हार्ट बीट ड्रॉप होना शुरू हो गई है। बिकॉज होता है अंदर एक मॉनिटर होता है, एक मॉनिटर बाय नर्सिंग स्टेशन पे होता है। नर्सेज आपके रूम में नहीं होती, आपके रूम में आप और आपका पार्टनर होंगे, लाइक उनको सब कुछ पता चल रहा नहीं सब कुछ बाहर से पता चल रहा होता है। और आपके पास एक फोन टाइप होता है, अगर कोई इमरजेंसी आप बटन दबा दें, नर्सिंग स्टेशन पे वो रिंग होता है और वो नर्स आ जाती है। रन टाइम। यस। अच्छा, अब एकदम नर्स आई कि बेबी की हार्ट बीट ड्रॉप हो रही है। हमने कहा क्या करना है, दे सेड के वी हैव टू टेक सैंपल फ्रॉम बेबीज ब्रेन ओके। बिफोर डिलीवरी। आई वाज लाइक नो, मैं तो ऐसा नहीं, मतलब बहुत मुश्किल है ये। फिर मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा, अली ने उन्हें कहा कि कोई और प्रोसेस है, कहते हैं यस ऐसा करते हैं, अभी हम इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं तो वो देख लेते हैं। अब आप जब सीधे लेटे होते हैं तो बॉडी पे एनेस्थीसिया आपका पूरा रन कर रहा है, और उन्होंने कहा लेफ्ट साइड पे करना है। जैसे मेरे लेफ्ट साइड पे किया तो उन्होंने कहा हाँ बेबी की हार्ट बीट ठीक हो गई है, और थोड़ी देर बाद मेरा राइट साइड से एनेस्थीसिया रिमूव होना शुरू हो गया। एंड नाउ आई वाज 9 सेंटीमीटर डायलेटेड और मेरा एनेस्थीसिया राइट साइड का खुल चुका हुआ था। मैं आइस में कहूँ मुझे दर्द हो रही है, मुझे दर्द हो रही है। वो पहले उसने एक दफ़ा आके दोबारा डाला, अब मुझे सीधा नहीं कर सकते थे, बेबी की हार्ट भी ड्रॉप हो रही थी बिकॉज वो ऑलरेडी डिलीवरी के प्रोसेस में बेबी स्टार्ट हो चुका हुआ था नीचे आना। ऐसे करते करते 2:30 पे जो हमारा प्रोसेस शुरू हुआ था, 2:20 पे ये सब कुछ हो गया। अब वो कह रहे हैं आप सब्र करें, वेट करें, सब्र करें। अब बाय द टाइम 3 ख़त्म हो चुका हुआ था मैं एनेस्थीसिया। मेरी तो दर्द से बुरी हालत, प्लस मैं चीखे मारूं, डॉक्टर को बुलाऊं। एट दैट टाइम मुझे अनोइंग नर्स थी जिसे स्पेनिश आती थी और इंग्लिश नहीं आती थी, और बार बार मैं अपनी मिडवाइफ को बुलाऊं, वो कहे कि हम कुछ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वो वाकई कुछ नहीं कर सकते थे, तो कि हम बार बार गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट आती थी, वो कहती थी कुछ नहीं इसका हो सकता, क्योंकि मेरी एपिड्यूरल की नीडल हिल गई थी। वो कहते हैं हम दोबारा फिक्स कर देते हैं। उसने दोबारा फिक्स किया, ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ा, वो खुल चुका हुआ था तब तक। खैर इस तरह चलते 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 बहुत बुरा हाल होना शुरू हो गया। बाय द टाइम 4:30 मेरी बस हो गई थी। मैंने कहा अब और नहीं हो सकता, वो कि बेबी की हार्ट भी ड्रॉप हो रही है, आप लेफ्ट पे हो, वो इतना प्रेशर आपका होता है उस टाइम में, आपको नहीं समझ आ रहा होता कि आपने क्या करना है। फिर मैंने उन्हें कहा कि अब इसका आगे क्या होगा। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि हम 3 घंटे और वेट करते हैं और फिर नेचुरल डिलीवरी की दोबारा ट्राई करेंगे। बिकॉज उन्होंने बीच में एक दफ़ा नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई कर ली थी, लेकिन वो ऑब्वियसली वो कहते जब तक आपको पेन हो रही है हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा और अगर 3 घंटे बाद भी नॉर्मल डिलीवरी के, और उसने कहा 3 घंटे बाद जो अटेम्प्ट करेंगे वो हम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करेंगे। एंड दैट वाज वेरी रिस्की, प्लस इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक। सो आई सेड और अगर उस ट्राई के बाद भी ना हुआ तो शी सेड उसको फिर हम सी सेक्शन करेंगे। बट दैट्स सो नाइस कि उन्होंने सारे, मतलब दैट्स सो what do you call considerate on your part कि उन्होंने आपको सब ऑप्शंस बहुत क्लियरली बताए कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और आपको चॉइस थी कि आप कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं। वो हर प्रोसेस, हर चीज़ करने से पहले आपको बताते थे। इवन मुझे एनेस्थीसिया लगाने भी आते थे, अब हम लगाने लगे हैं, नेक्स्ट प्रोसेस ये है, ऐसे होगा ऐसे होगा। 4:30 के करीब मैंने, क्योंकि मेरे में बिल्कुल नहीं हिम्मत थी कुछ करने की या कुछ भी, आई वाज लाइक कि 3 और कितने चांसेस हैं नॉर्मल डिलीवरी के, दे सेड वेरी लेस। तो उस टाइम वो जो था ना, लाइक आई कैन टेल यू, वो बहुत मुश्किल टाइम था। कुछ समझ नहीं आता, बेबी की हार्ट बीट ड्रॉप हो रही थी, 3 घंटे और वेट करना था, इंस्ट्रूमेंट था, डिलीवरी वो भी चांसेस कम। सो वी वर लाइक कि नो, अगर उसके बाद भी चांसेस कम है तो इतनी दर्द, इतनी तकलीफ, और हमने कहा नहीं, लेट्स गो फॉर सी सेक्शन। उन्होंने दोबारा कंसेंट लिया, पेपर साइन करवाया। फिर बीच में ये भी हुआ था एक टाइम पे अराउंड 4 o'clock, जब मैंने उनसे कहा कि आप, जब उन्होंने साथ बताया तो मैंने कहा मुझे एनेस्थीसियस चेंज कर दें। सो दे सेड एनेस्थीसियस जो है वो बिजी है, एक इमरजेंसी है। आई वाज लाइक फिर ये क्या है, मेरी इमरजेंसी नहीं है। तो वो कहते हैं उस आने में घंटा लगेगा। उफ, मेरा तो बुरा हाल। मैंने कहा नहीं। फिर लेकिन उन्होंने उस चीज़ को कंसिडर किया। दूसरा एनेस्थीसिया था, उन्होंने कहा मेरे एनेस्थीसिस्ट आप ओके हैं क्योंकि आपने फॉर्म में फीमेल लिखा हुआ है। उस टाइम दैट्स नाइस कि उन्होंने फिर yes, दोबारा से आपकी कंसेंट ली उस टाइम। मैंने कहा अब तो कुछ भी हो जाए भाई, अब कोई भी आओ मुझे करो। फिर उन्होंने फौरन विद इन हाफ एन आवर ओटी तैयार किया। एनेस्थीसिस्ट आया, क्योंकि इसका एनेस्थीसिया अलग होता है आपका फुल। मैंने उन्हें ये कहा था कि आप मुझे जनरल एनेस्थीसिया दे दें ताकि मैं जागू ना, और पूरा जो है उन्होंने कहा हम आपको फुल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हमने दिया तो बेबी स्लीपी पैदा होगा। तो आई वाज लाइक, मैं से बार बार को इस दफ़ा तो नहीं खुलेगा, इस दफ़ा तो नहीं खुलेगा। तो ही सेड नो, और उसने बहुत मेरा सहारा बना था। बहुत मुझे समझाया कि कुछ नहीं होता, हम आपके साथ हैं, कुछ नहीं होगा। वो मुझे ओटी तक लेके गए। अब इस टाइम पे ये था कि उन्होंने कहा हस्बैंड साथ नहीं आ सकता,
और मैं कहूँ कि यार मैं अकेले कैसे, आप दूसरे शहर, ना जुबान का पता ना कुछ। खैर वो मुझे ओटी में ले गए, उन्होंने कहा लेकिन जब आपका ऑपरेशन स्टार्ट होगा आपके हस्बैंड तब आ सकते हैं। ठीक है। फिर मुझे ओटी में ले गए, उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया लगाया और जैसे ही मुझे उन्होंने एनेस्थीसिया लगाया मेरी जान सुकून में। सबसे पहले मैंने कहा वेयर इज अली। तो जैसे ही फिर उन्होंने मुझे लेटाया, फिर मुझे कुछ नहीं पता ऑब्वियसली, वो उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया। उधर से अली आ गए, अली को भी उन्होंने प्रॉपर अपना जो उनका यूनिफॉर्म होता है, हाँ, स्क्रब जो उनका होता है वो पहना के, कैप पहना के सब कुछ प्रॉपर लेकर आए। बैठे वो मेरे साथ, उन्होंने ये भी पूछा कि डू यू वांट टू सी द प्रोसीजर। I said no. That could be very scary. Yes. I mean, it's good to be transparent कि वो आपसे कितना transparent रहे Yes, throughout the process. they asked us But ये everything. थोड़ा ज़्यादा है। I said, do you want to see the procedure? I said, no, please. I just take the baby out. Just take the baby out. तो बस इस तरह फिर अभी तक याद है मुझे 5/11 पे इज़हान हो गया। और वो फिर आते साथ ही वो स्किन टू स्किन जो प्रोसेस इनका होता है, वो जब से पैदा हुआ अगले 2 दिन वो मेरे साथ लगा। दे से। और यहाँ पे ये था कि आफ्टर डिलीवरी बेबी को उन्होंने कपड़े नहीं पहनाने दिए। अच्छा। ठंड भी थी और रूम का टेम्परेचर बहुत नॉर्मल था, बहुत गर्म नहीं था कि इट्स ओके बेबी को कुछ नहीं होता। तो वो फिर 2 डेज उन्होंने रखा था और हर तरह के टेस्ट बेबी के रूम में आके होते थे। वो बेबी को नर्सरी में नहीं लेके जाते थे, आपसे दूर नहीं लेके जाते थे। जो डॉक्टर है, नर्स है, क्योंकि दिस इज द नेचुरल प्रोसेस कि वो बच्चा जितना माँ के क्लोज रहेगा बिल्कुल उतना ही वो मतलब ही फील दैट ट्रांजिशन। हर डोज देने से पहले वो हमसे पूछते थे हम बेबी को ये वैक्सीन लगाने लगे हैं, आप अलाउ करते हैं? हम कहते थे हम अलाउ करते हैं। एवरीथिंग नर्स आती थी, पूछती होती थी हर चीज़, मतलब बहुत अच्छी केयर थी। खाना आपका वो पूरा नाश्ता, दोपहर खाना, शाम के स्नैक्स, रात का खाना जो पेशेंट होता था, साथ अटेंडेंट का नहीं। अच्छा, चले उस केस में ये कि एटलीस्ट पेशेंट को वो पूछ रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, पेशेंट की केयर बहुत अच्छी थी, लाइक बहुत अच्छी थी। मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि मैंने उठना कब है, चलना कब है। नर्स आती थी, वो सारे काम कर लेती थी। और प्लस पॉइंट पब्लिक का ये था कि बेबी का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो आपके हॉस्पिटल में बन जाता है, उसके लिए आपको फिर जाना नहीं पड़ता। तो आपको एक्स्ट्रा पेपर वर्क इधर उधर नहीं करना पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप प्राइवेट में जाते हैं फिर विद इन 10 डेज मदर और बेबी को जाना होता है, जो इनके ऑफिस होता है उधर जाके रजिस्टर करवाना होता है। अभी तो लाइक 10 डेज के अंदर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक मुझे अभी तक याद है मैं तो ट्रॉमा से नहीं निकल पा रही थी 2 महीने के, मेरे साथ हुआ क्या है। चलें, दैट्स रियली नाइस कि आपका इतना थोड़ा सा ट्रॉमेटिक था लेकिन बहुत सपोर्टिव किस्म का डिलीवरी का एक्सपीरियंस था। अल्हम्दुलिल्लाह जी। एंड पोस्टपार्टम डू दे ऑफर सम काइंड ऑफ केयर एंड हेल्प? और वो 2-3 दफा आपको बुलाते हैं, आपके विजिट्स होते हैं गायनेकोलॉजिस्ट मिडवाइफ के पास, और वो बस आपकी मेंटल हेल्थ पूछती हैं, कोई इशू हुआ नहीं हुआ, जस्ट लाइक दिस। तो वो बहुत अच्छा रह जाता है। बट दैट्स अ गुड फॉलो अप टू एट दैट टाइम जब आपको सबसे ज्यादा केयर की जरूरत होती है, आपको लगता है कि दे आर कंसर्न्ड एंड केयरफुल अबाउट एवरीथिंग। बिल्कुल, वो नाम से आपको बुलाते हैं, आप जाते हैं, आप बताते हैं, कोई अगर किसी को और बेबी को भी चेक कर लेते होंगे बेबी पीडियाट्रिशियन के पास फिर चले जाते हैं। वो अलग चीज है, वो पीडियाट्रिशियन की टाइम्स होते हैं जिस पे उन्होंने बुलाने वैक्सीनेशंस वगैरह, और मिडवाइफ आपको बुला लेती है और ये आपका पोस्टमार्टम भी अच्छा निकल जाता है। That's really nice. And thank you so much for coming to our channel Expat Living. And I'm sure कि आपने जितनी valuable insights दी and they are going to be really helpful for our viewers. एंड और भी अगर सपोज किसी के कोई क्वेश्चंस हों या कोई स्पेशली पोस्ट जो पार्टनर केयर होती है उसके बारे में कुछ पूछना चाहे, या जब बेबी फाइनली आ जाए तो जो उसके हॉस्पिटल के विजिट्स होते हैं या जो वैक्सीनेशन होती हैं, अगर उसकी कोई डिटेल लेना चाहते हों, या जैसे कि मैंने बताया कि इज़ना इज़ ऑल्सो एन आर्किटेक्ट, तो अगर सपोज आपको कोई भी करियर रिलेटेड सवाल पूछने हों स्पेन में, स्पेशली बार्सिलोना में, तो you can always ask her on her Instagram. We'll put the link below. And और आप हमसे भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, you can ask her. तो that's for today's episode. And I really hope that you enjoyed and you enjoyed being on our show. And until next time, bye bye. Bye.